इस इंटर कन्वर्जन में जो सबसे आपका पहला फॉर्मूला है वो पहला फॉर्मूला है tan अल्फा। किसका फॉर्मूला है? tan अल्फा का, एंड इट विल बी इक्वल्स टू tan अल्फा s इंटू साइन लैम्डा प्लस tan अल्फा b इंटू कोस लैम्डा, tan अल्फा b इंटू कोस लैम्डा। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर tan अल्फा b, नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर tan अल्फा b। तो जब हम tan अल्फा b यूज में लेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू कोस लैम्डा, दैट विल बी इक्वल्स टू कोस लैम्डा, और यहां पर आएगा आपके tan अल्फा। कौन आएगा आपके? tan अल्फा। प्लस अगर हम बात करते हैं यहां पर, यहां आएगा आपके साइन लैम्डा, और साइन लैम्डा आने के साथ साथ क्या होगा? उसके साथ आएगा आपके tan i। क्या आएगा आपके? tan i, वेयर i इज द इंक्लिनेशन एंगल। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की, वो फॉर्मूला होगा आपके tan अल्फा s। क्या फॉर्मूला होगा आपके? tan अल्फा s। तो tan अल्फा s होगा तो क्या होगा? कोस की जगह आ जाएगा साइन लैम्डा, tan अल्फा माइनस, और साइन की जगह कौन आएगा? कोस लैम्डा tan i, कोस लैम्डा tan i। ये इंपीरिकल फॉर्मूलाज है, आपको याद रखने हैं। फ्रॉम द डेरिवेशन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इनका डेरिवेशन करके भी क्या कर लोगे? डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला है, आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया होगा। कैसा दिया होगा? न्यूमेरिकल। बिना न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ये फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। हमें सिर्फ क्या करना है? इसकी हेल्प से इंटर कन्वर्जन करना है। क्या करना है? इंटर कन्वर्जन। अगर हम बात करते हैं tan i के फॉर्मूला की, तो tan i का फॉर्मूला होता है आपके माइनस का tan अल्फा s कोस लैम्डा प्लस tan अल्फा b साइन लैम्डा। सो दीज आर द फोर फॉर्मूलाज विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन कन्वर्ट द ASA सिस्टम इनटू द ORS सिस्टम और वाइस वर्सा। आप दोनों में कन्वर्जन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं स्पेशल केस की, व्हेन i इक्वल्स टू 0, विच मीन्स हम किस कटिंग की बात करने हैं? ऑर्थोगोनल कटिंग की। किसकी? ऑर्थोगोनल कटिंग की। ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होगा? इंक्लिनेशन एंगल 0 होगा, और इस इंक्लिनेशन एंगल की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, आपको 3 नए फॉर्मूले और मिलेंगे। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है? tan 0 की वैल्यू होती है 0। तो यहां से आपको पहला फॉर्मूला मिलेगा tan अल्फा b इक्वल्स टू कोस लैम्डा tan अल्फा, कोस लैम्डा tan अल्फा, और यहां से आपको मिलेगा दूसरा फॉर्मूला दैट इज tan अल्फा s, एंड इट विल बी इक्वल्स टू साइन लैम्डा tan अल्फा, साइन लैम्डा tan अल्फा। अगर हम यहां पर 0 पुट करते हैं तो क्या होगा? tan अल्फा s कोस लैम्डा इक्वल्स टू tan अल्फा b साइन लैम्डा। तो tan अल्फा s कोस लैम्डा इक्वल्स टू tan अल्फा b साइन लैम्डा। तो आपको मैं बताता हूं कि आपको कौन से फॉर्मूले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने चाहिए। आपको ये फॉर्मूला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए। बाकी आपको ये 2 फॉर्मूले भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने चाहिए। और ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब आपकी कटिंग कैसी होगी? ऑर्थोगोनल कटिंग होगी। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द ऑर्थोगोनल कटिंग, आपको ये फॉर्मूला क्या रखने पड़ेंगे? याद रखने पड़ेंगे। सॉरी, क्या करने पड़ेंगे? याद रखने पड़ेंगे। आपको ये फॉर्मूला याद ही रखने पड़ेंगे। 2-3 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल है यार। s के साथ साइन आएगा, b के साथ कोस आएगा। s के साथ साइन आ रहा है, b के साथ कोस आ रहा है, इक्वल्स टू tan अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहां देखो, b के साथ कोस आ रहा है, s के साथ साइन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, s के साथ कोस आएगा और b के साथ साइन आएगा, क्योंकि हमने इसको इक्वल में ले लिया। तो आप इसको याद रखने की ट्रिक खुद ही बना सकते हो, जरूर नहीं है कि सभी ट्रिक्स मैं ही आपको दूं। तो यहां तक आपका क्या होता है? इंटर कन्वर्जन ऑफ द ORS सिस्टम एंड द ASA सिस्टम। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इफ I equals to 0, then what will happen? So next is the critical relation. Next is the critical relation. So we have to find out the critical relation. Now come to the critical points. ये critical points आपको याद रखने हैं। इन critical points की हेल्प से आप किसी भी न्यूमेरिकल को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो। विद इन क्या कर सकते हो? सेकंड सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट
First critical point is if you put the value of lambda equals to 90 degree. If you put the value of the lambda in lambda equals to 90 degree, तो जब हम lambda equals to 90 degree रखेंगे तो पहले फॉर्मूले में क्या होगा, पहले फॉर्मूले में आपका sin 90 1 हो जाएगा और cos 90 0 हो जाएगा। जैसे ही cos 90 0 होगा तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, बताइए बताइए बताइए, tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, यस यस यस, tan अल्फा s के बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जब आपका लैम्डा 90 डिग्री के इक्वल होगा तो ऑर्थोगोनल रेक एंगल साइड रेक एंगल के इक्वल होगा। ऑर्थोगोनल रेक एंगल साइड रेक एंगल के इक्वल होगा। कि सर ये याद कैसे रखेंगे ये साइड के इक्वल होगा, तो देखो ऐसे सिस्टम में पहले कौन आता है, अल्फा बी, फिर कौन आता है, अल्फा एस। ऑर्थोगोनल में पहले आई और फिर कौन आता है, देख लो। कुछ हमें सोच के बनाना ही पड़ेगा, कुछ तो हमें दिमाग पे जोर लगाना ही पड़ेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, व्हेन द प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल विल बी इक्वल्स टू 0 देन द ऑर्थोगोनल रेक एंगल विल बी इक्वल्स टू साइड रेक एंगल। ये एग्जाम में आ चुका है और ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। एंड द नेक्स्ट रिलेशन इज इफ i इक्वल्स टू 0, अगर i 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, सोच के बताइए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जब i किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो जब i 0 के बराबर होगा देन द ऑर्थोगोनल रेक एंगल विल बी इक्वल्स टू नॉर्मल रेक एंगल, देन द ऑर्थोगोनल रेक एंगल विल बी इक्वल्स टू नॉर्मल रेक एंगल। अगर हम इन दोनों कंसेप्ट्स को कंबाइंड कर दें कि लैम्डा भी 90 डिग्री के इक्वल है एंड आई भी 0 डिग्री के इक्वल है। आई 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल कटिंग। आई 0 का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल कटिंग व्हेन द इंक्लिनेशन विल बी इक्वल्स टू 0। अगर हम दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइंड करेंगे तो आप मुझे यहाँ से बताइए अल्फा बराबर अल्फा एस बराबर अल्फा एन, अल्फा बराबर अल्फा एस बराबर अल्फा एन। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, आपको ये 3 क्रिटिकल रिलेशन याद रखने ही पड़ेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन में दिया होगा अकॉर्डिंग टू दैट हम वो वैल्यूज चूज करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट ही मिलेंगे। 2 या 3 मिनट से आपको ज़्यादा यूज में नहीं लेना है। अगर आप फंस जाते हो तो भी आपको ये क्रिटिकल पॉइंट्स काम में आएंगे। कैसे काम आएंगे, क्वेश्चन में दे रखा हो सकता है प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल 90 डिग्री है, इंक्लिनेशन एंगल 0 डिग्री है, या फिर इन अदर वर्ड्स दिया हो सकता है कि आपका जो ऑर्थोगोनल रेक एंगल है वो साइड रेक एंगल के बराबर है। उसका मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और जब प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा तो आप मुझे बताइए साइड कटिंग एज एंगल किसके बराबर होगा, 0 डिग्री। किसके बराबर होगा, 0 डिग्री, बिकॉज लैम्डा इक्वल्स टू 90 माइनस सी एच, 90 माइनस सी एस। अगर हमने लैम्डा की वैल्यू 90 रख दी तो सी एस की वैल्यू क्या आएगी, 0। सी एस की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ऐसे इधर उधर से हमें एक दूसरे में कनेक्शन बनाना सीखना होगा। अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि ऑर्थोगोनल कटिंग है तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू 0 कर देंगे। किसकी वैल्यू 0 कर देंगे, आई की वैल्यू 0 कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में नॉर्मल रेक एंगल दिया है उसकी वैल्यू कम ऑर्थोगोनल रेक एंगल के इक्वल पुट करेंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, जितने भी मैं फॉर्मूलाज लिखा रहा हूं, अभी मैंने लास्ट में अभी जो फॉर्मूलाज लिखाए हैं 4 फॉर्मूला लिखाए हैं, उसके नीचे जो 3 फॉर्मूला लिखाए हैं, उसके बाद जो मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स लिखाए हैं उन्हें आप एक ब्लैंक पेपर में लिखिए ताकि आपकी एक फॉर्मूला शीट बनने लगेगी। क्योंकि आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलाज होने वाले हैं। बहुत सारे फॉर्मूलाज को याद रखने का तरीका है कि उसकी एक अलग से फॉर्मूला कॉपी बना ली जाए। तो उसको अलग से एक फॉर्मूला कॉपी में लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज शीयर एंगल। शीयर एंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि शीयर एंगल को हर क्वेश्चन में यूज करना पड़ता है। आपको हर क्वेश्चन में शीयर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ए गणेश जी फॉर्मूला। अगर हम बात करते हैं शीयर एंगल की, किसकी, शीयर एंगल। व्हाट इज शीयर एंगल, शीयर एंगल इज द फाई। अगर मैं आपसे पूछूं पहले दिन के बाद कि शीयर एंगल किसके बीच में होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द कटिंग वेलोसिटी एंड द शीयर प्लेन। एंगल बिटवीन द कटिंग वेलोसिटी एंड द शीयर प्लेन, बिल्कुल आपको याद आ गया है। शीयर एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें आर की हेल्प लेनी पड़ती है और इस आर को कभी भी रेसिप्रोकल ऑफ द एच कहा जाता है, दैट इज 1/h। ये दोनों एक ही चीज है। आर और 1/h को हम कहते हैं कटिंग रेशियो। क्या कहते हैं, कटिंग
रेशियो मतलब CR एंड समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज ए चिप थिकनेस रेशियो। क्या होता है ये? चिप थिकनेस रेशियो। ध्यान देंगे बोर्ड पर कि जो R की वैल्यू होती है वो होती है आपके, बताइए क्या होती है? वो वैल्यू होती है आपके बराबर T डिवाइड बाई TC, LC डिवाइड बाई L या फिर VC डिवाइड बाई V, VC डिवाइड बाई V। अब हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? हमें दे रखा हो सकता है अनडिफॉर्म चिप थिकनेस एंड चिप थिकनेस, अनडिफॉर्म चिप थिकनेस एंड चिप थिकनेस। LC मतलब क्या होगा? एवरेज लेंथ ऑफ द चिप डिवाइड बाय L क्या होगा? L क्या होगा? एवरेज लेंथ ऑफ द अनडिफॉर्म्ड चिप। VC क्या होगा? चिप वेलोसिटी। VC क्या होगा? चिप वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टूल। ये जो चिप जा रही है ये विद रिस्पेक्ट टू टूल वाली वेलोसिटी है, और ये जो V है आपकी, ये क्या है? कटिंग स्पीड। ये V क्या है? आपकी कटिंग स्पीड। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू बराबर होती है आपके sin phi डिवाइड बाय cos phi माइनस अल्फा। sin phi डिवाइड बाय cos phi माइनस अल्फा। वेरी इजी, इट इज वेरी वेरी इजी। आपको R का यूज करना पड़ेगा। पहले आपको निकालना पड़ेगा R क्या होता है? कटिंग रेशियो और चिप थिकनेस रेशियो। ये निकालना बहुत ही सिंपल है। आपको याद रखना है कि जो R की वैल्यू होगी इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। अगर आपके R की वैल्यू मोर देन 1 आ रही है तो आप गलत जा रहे हो। R की वैल्यू मोर देन क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि जो TC की वैल्यू होती है वो T से ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होगा? जो R की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 से कम। इट विल बी लेस देन 1। ये आपको याद रखना है, और ये तरीका है कि हमें पता चल जाए कि हम सही जा रहे हैं या गलत। जैसे ही आपको R की वैल्यू पता चलता है तो आपको shear एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज में लेना है, दैट इज tan phi इक्वल्स टू R cos अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस R sin अल्फा। अब कहोगे सर हमें ये याद कैसे होगा? तो स्टूडेंट्स हम इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे कि ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो आपको अब अपनी नेक्स्ट जो फॉर्मूला कॉपी है उसमें क्या फॉर्मूला लिखने हैं? आपको जो मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखाया है वो सभी के सभी फॉर्मूला आपको अपनी फॉर्मूला शीट में लिख देने हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है आपका shear एंगल का फॉर्मूला, और shear एंगल का फॉर्मूला होता है R cos अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस R sin अल्फा। और ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको सबसे पहले अप्लाई करने के कारण इसे कई फैकल्टीज गणेश जी भी कहते हैं। मैं भी इसे गणेश जी कहता हूं, क्योंकि इस फॉर्मूला को हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले अप्लाई करना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट shear एंगल आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो एनालिसिस करने के लिए हमें इस फॉर्मूला की जरूरत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द tan phi, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द tan phi। अगर ऐसा नहीं पूछा जाता है तो आपसे कैसा पूछा जा सकता है? दैट इज phi इक्वल्स टू tan इनवर्स R cos अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस R sin अल्फा। आपसे phi इक्वल्स टू tan इनवर्स R cos अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस R sin अल्फा भी पूछा जा सकता है। दिस इज जस्ट ए बेसिक मैथमेटिक्स, आप इसके बारे में बता सकते हो। समटाइम्स आपसे R की वैल्यू भी पूछ ली जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय R। R क्या होता है? R इज द रेशियो ऑफ द undeformed chip thickness to the chip thickness, and the value of the R will be always less than 1. Value of the R will be always less than 1। हमेशा इसे याद रखना है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हमें प्रायोरिटी जिसे देनी है वो इस फॉर्मूला को देनी है। इस फॉर्मूला के बिना आपका मेटल कटिंग बिल्कुल अधूरा है। आपका मेटल कटिंग क्या है? बिल्कुल अधूरा। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूला को आप 10 सेकंड तक देखिए और ये आपको याद हो जाएगा। वेयर अल्फा क्या होता है? अल्फा मैंने आपको बता रखा है, अल्फा इज द ऑर्थोगोनल रेक एंगल। अल्फा इज द ऑर्थोगोनल रेक एंगल। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर अल्फा 0 होगी तो क्या होगा। अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होने वाला है? कुछ भूचाल आने वाला है। क्या आने वाला है वो देखिए। अगर हम नोट डाल के लिखते हैं कि अल्फा की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा। अल्फा की वैल्यू 0 हो गई तो tan phi इक्वल्स टू R cos अल्फा में cos 0 रखिए डिवाइड बाय 1 माइनस R sin अल्फा में sin 0 रखिए। और sin 0 क्या होता है? 0 होता है। sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो जब ये ऐसा होगा तो मुझे बताइए
tan phi किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा, और phi क्या होगा, tan इनवर्स r। फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स r। तो अगर आपके क्वेश्चन में दिया जाता है द ऑर्थोगोनल रेक्टेंगल इज 0, तो आप पूरा कैलकुलेशन मत कीजिए कि हम r cos अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस r sin अल्फा लगाएंगे। अब डायरेक्ट जंप कीजिए कि tan phi इक्वल्स टू r, जो आपका चिप थिकनेस रेशियो होगा उसकी वैल्यू टेंजेंट ऑफ शेयर एंगल के इक्वल होगी। तो ये आपको याद रखना है कि अल्फा बराबर 0 होगा तो tan phi बराबर क्या होगा, r के बराबर होगा। अगर याद नहीं हो रहा है तो भी ये बहुत सिंपल है। अगर आपको शेयर एंगल का गणेश जी फॉर्मूला याद है तो उसमें पुट कर दीजिए क्या, अल्फा इक्वल्स टू 0, तो आपको ये फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो जाएगा। इसको ड्राइव करने में कोई चंद सेकंड भी नहीं लगते हैं, इट इज जस्ट ए मिनी सेकंड टाइम। आपको बस पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल रेक्टेंगल क्या है, 0 है। तो यहां तक आपका ऑर्थोगोनल रेक्टेंगल के बारे में और शेयर एंगल के बारे में डिस्कशन कंप्लीट होता है। सो नाउ नेक्स्ट वी कम टू द शेयर स्ट्रेन, कि शेयर स्ट्रेन कितनी प्रोड्यूस हो रही है। इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पुट करना है और आपको आंसर निकाल के लाना है और आपको नंबर प्राप्त करने हैं। हम अब बात करने वाले हैं, अब बात करेंगे शेयर स्ट्रेन की। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है शेयर स्ट्रेन की। शेयर स्ट्रेन को हम डिनोट करने वाले हैं गामा से। किससे डिनोट करने वाले हैं, गामा से डिनोट करने वाले हैं। इट इज नॉट द साइड रिलीफ एंगल, इट इज शेयर स्ट्रेन। अगर आपको नाम याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है कोट फाई प्लस tan phi माइनस अल्फा, कोट फाई प्लस tan phi माइनस अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द शेयर स्ट्रेन। आपको ये फॉर्मूला अब अपनी फॉर्मूला शीट में लिख देना है। इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज होता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर स्ट्रेन। बस हमें इस जस्ट फॉर्मूला को याद रखना है कि कोट फाई प्लस tan phi माइनस अल्फा। मेरे साथ बोलेंगे कोट फाई प्लस tan phi माइनस अल्फा, वेयर phi इज द शेयर एंगल। और शेयर एंगल को फाइंड आउट करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए, गणेश जी फॉर्मूला की, दैट इज tan phi इक्वल्स टू r cos अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस r sin अल्फा। हम बात कर रहे थे शेयर स्ट्रेन की। किसकी बात कर रहे थे, शेयर स्ट्रेन की। शेयर स्ट्रेन का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कोट फाई प्लस tan phi माइनस अल्फा। अब मैं एक स्पेशल केस की बात करना चाहता हूं कि अगर अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर होगी तो शेयर स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू कोट फाई प्लस tan phi माइनस में अल्फा। और अल्फा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, 0 डिग्री। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कोट फाई प्लस में tan phi, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं कोट फाई प्लस 1 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा आपके कोट फाई। तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 बाय एक्स। इस गामा को क्या लिख सकता हूं मैं, x प्लस 1 बाय एक्स। जब आपका अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर होगा तो जो आपकी गामा की वैल्यू होगी वो या तो मिनिमम 2 के बराबर होगी या 2 से ज़्यादा होगी। ये किस कंडीशन में है, जब आपका अल्फा किसके बराबर हो, 0 डिग्री के बराबर हो। विच मीन्स जो आपका जो गामा होगा उसकी अगर मिनिमम वैल्यू 2 है वो r पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, अल्फा पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, अल्फा पर। ठीक है, r की वैल्यू चाहे 1 हो या नहीं हो, आपकी जो गामा की जो वैल्यू है वो मिनिमम कब होगी, जब आपकी अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के। किसके बराबर हो, 0 के। और गामा की जो मिनिमम वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 2 के। विच मीन्स द वैल्यू ऑफ द मिनिमम शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल्स टू 2। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आपको याद रखना है और आपको ये क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। इसमें आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये चीज देख ली है 2, भाई फ्रेंड्स आपको ये चीज याद रहने वाली है कि जो गामा की वैल्यू होती है वो मिनिमम 2 होती है जब क्या हो, अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। बट इन केस अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 1 कभी नहीं होगी। शेयर स्ट्रेन की वैल्यू 1, 1.5, 1.99, 1.75 कभी भी नहीं हो सकती है। मिनिमम जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, 2 है। इस पर मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि इट इज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन आस्क्ड इन मैनी एग्जामिनेशन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज द रेट ऑफ shear strain। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ द shear strain। अभी मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो मिनिमम वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है। अगर अल्फा 0 के बराबर हो, किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो जो गामा की वैल्यू होगी वो 2 के बराबर या 2 से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन 2 के बराबर कब होगी, 2 के बराबर कब होगी, अगर ये हम देखना चाहें तो हमें यूज़ करना पड़ेगा tan phi का फॉर्मूला। tan phi इक्वल्स टू r cos अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस r sin अल्फा। अगर मैं बात करता हूं कि आपका अल्फा 0 के बराबर है, तो अल्फा अगर 0 के बराबर होगा तो tan phi मैंने बताया है किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। और यदि r 1 के बराबर होगा, r विल बी इक्वल्स टू 1, देन द tan phi इक्वल्स टू 1 एंड द phi विल बी इक्वल्स टू 45 degree, and if you put the value 45 degree, then what will happen, gamma will be equals to cot phi plus tan phi। अगर हम r की वैल्यू भी 1 ले लें तो गामा की वैल्यू क्या होगी, cot phi मतलब 45 डिग्री, इट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस tan phi भी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और गामा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के। तो कहने का मतलब यह है कि व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड r इक्वल्स टू 1, जब आपका ऑर्थोगोनल रेक्टेंगल 0 के बराबर होगा और आपका जो चिप थिकनेस रेशियो 1 के बराबर होगा, तब आपकी जो shear strain की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। और ये जो 2 वैल्यू है ये एक मिनिमम वैल्यू है, इससे कम आपकी shear strain नहीं हो सकती है। सो दिस इज अबाउट योर फॉर्मूला शीट। आप अपने फॉर्मूला शीट में इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, तो यहां तक आपको याद रखना है, यहां तक आपको क्या रखना है, याद रखना है कि मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी। अरे 2 के, याद रखना है यार, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना याद रखना है, तो याद रखना ही है। मेरा कहना आपको मानना ही पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो और आप क्वेश्चन देखते ही सोल्व करोगे। सो दिस इज अबाउट द shear strain। so the next topic is rate of the shear strain, but rate of shear strain पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि shear zone क्या होता है। क्या shear zone क्या होता है, shear zone देखो क्या होता है। देखिए, अगर आपने ऑर्थोगोनल कटिंग कर रहे हो तो ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होगा, एक रेफरेंस प्लेन होगा और यहां पर आपका होगा एक वर्कपीस। क्या होगा, वर्कपीस होगा। और ये होगा आपका कटिंग टूल। कटिंग टूल कर रहा होगा मशीनिंग। क्या कर रहा होगा, मशीनिंग। और यहाँ पर आपकी एक shear प्लेन होती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और चिप्स इस डायरेक्शन में ऐसे जाती है, चिप्स ऐसे डायरेक्शन में ऐसे जाती है। हमने जो ये shear प्लेन कंसिडर किया था ये बहुत ही एक थिन था, एक लाइन थी। क्या थी, एक लाइन। इसकी थिकनेस नेग्लेजिबल थी, 0 थी। बट जो हमने shear प्लेन कंसिडर किया है, एक्चुअल कंडीशन में वो प्लेन नहीं होता है, एक्चुअल कंडीशन में वो प्लेन नहीं होता है। दो इंस्टीट्यूशन ने रिसर्च की थी। एक ने क्या किया था, इस shear प्लेन की थिकनेस 0 मान के रिसर्च की थी, और एक ने क्या कहा था, यहाँ पर shear प्लेन की थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज करके, कहने का मतलब है उसने क्या किया था, यहाँ पर shear जोन मान के उसने एनालिसिस किया था। क्या किया था, shear जोन मान के एनालिसिस किया था। 2 एनालिसिस हुई थी, एक तो विद द हेल्प ऑफ द shear प्लेन और एक हुई थी विद द हेल्प ऑफ द shear जोन। विद द हेल्प ऑफ द shear जोन, दिस ब्लू वन इज द shear जोन। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उसको आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। ध्यान से समझेंगे तब हमें समझ आ जाएगा। दिस इज द shear प्लेन। 2 तरीके से एनालिसिस हुई थी, एक तो हुई थी विद द हेल्प ऑफ shear जोन, एक हुई थी विद द हेल्प ऑफ द shear प्लेन। दोनों जब एनालिसिस की गई तो हमें एक प्रॉब्लम होने लगी उस एनालिसिस में जिसमें हमने मान रखा था shear जोन। हमने क्या मान रखा था, shear जोन। और हमें आसानी होने लगी उस एनालिसिस में जिसमें हमने मान रखा था shear प्लेन। देखो, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल डीप नहीं जाना है। और डीप वाली जो चीज़ है हम इसी तरीके से समझेंगे, ठीक है। दिक्कत होने लगी shear जोन वाले एनालिसिस में और आसानी होने लगी shear प्लेन वाले एनालिसिस में। लेकिन हाइपोथेटिकली कौन था, प्लेन था, और एक्चुअल कंडीशन में कौन था, shear था। मतलब एक्चुअल कंडीशन को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो दिक्कत होगी।
प्रैक्टिकल जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो दिक्कत होगी, लेकिन अगर हमने शेयर प्लेन बना के एनालिसिस कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब क्या प्रॉब्लम हुई कि जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एनालिसिस करने की कोशिश की, उन्होंने क्या देखा कि जो शेयर प्लेन मान के हम एनालिसिस कर रहे हैं, इमेजिनरी जो हम शेयर प्लेन मान के जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो एक्चुअल कंडीशन वाली एनालिसिस के सेम है, वो एक्चुअल कंडीशन की एनालिसिस के सेम है। लेकिन अगर हम शेयर जोन मान के जो एनालिसिस कर रहे हैं, उस समय एक्चुअल कंडीशन की एनालिसिस की वैल्यूज भी नहीं आ रही है। तो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एनालिसिस हम शेयर प्लेन मान के एनालिसिस करते हैं जो कि एक्चुअल कंडीशन के बराबर आती है, और अगर हम शेयर जोन मान के एनालिसिस करेंगे जो कि एक्चुअल कंडीशन है, उसके एनालिसिस बराबर नहीं आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द शेयर प्लेन एंड द शेयर जोन। हाइपोथेटिकल कौन होता है? शेयर प्लेन। एक्चुअल कौन होता है? शेयर जोन। फॉर द सिंप्लीफिकेशन हम किसको मान के एनालिसिस करते हैं? शेयर प्लेन को मान के एनालिसिस करते हैं। लेकिन यहां पर एक कुछ शेयर जोन होता है जहां पर क्या होता है? फेलियर होता है। जहां पर क्या होगा? फेलियर होगा। सो दिस शेयर जोन इज द प्राइमरी शेयर जोन। दिस शेयर जोन इज द प्राइमरी शेयर जोन। अगर मैं बात करता हूं शेयर जोन की थिकनेस की, दिस थिकनेस इज टीएस। लेकिन प्लेन के कंडीशन में टीएस तो जीरो हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। प्लेन के कंडीशन में थिकनेस जीरो हो जाएगा, लेकिन शेयर जोन की कंडीशन में थिकनेस जीरो नहीं होगा। आपको याद रखना है कि जो प्राइमरी शेयर जोन की थिकनेस होती है दैट विल बी टीएस। टीएस इज द थिकनेस ऑफ द प्राइमरी शेयर जोन। कि सर अगर एक प्राइमरी शेयर जोन है तो दूसरा कहाँ होगा? दूसरा शेयर जोन होगा आपका यहाँ पर। दूसरा शेयर जोन कहाँ होगा? आपके टूल और वर्कपीस के इंटरफेरेंस पर, जहां पर आपका टूल और वर्कपीस के चिप्स का जो कांटेक्ट हो रहा है, वहां पर होगा आपका सेकेंडरी शेयर जोन। आपको याद रखना है सिर्फ प्राइमरी शेयर जोन। क्या याद रखना है? प्राइमरी शेयर जोन। दिस इज द टीएस, दिस इज द थिकनेस ऑफ द शेयर जोन। नाउ वी आर कमिंग टू द वेलोसिटीज ऑफ द चिप। नाउ वी आर कमिंग टू द वेलोसिटीज ऑफ द चिप। की चिप्स फ्लो में कौन कौन सी वेलोसिटी होती है? जब भी मेटल कटिंग हो रही है, जब भी आपकी चिप्स प्रोड्यूस हो रही है, तो कौन कौन सी वेलोसिटी का एनालिसिस हमें करना पड़ता है? इट इज वेरी सिंपल। सबसे आसान यही है। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ साइन रूल लगाना है, जो कि आपने 10th क्लास में सीखा है। किस क्लास में सीखा है? 10th क्लास में। अगर हम बात करते हैं हमारे टूल की, तो यह होता है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। हम कर रहे हैं ऑर्थोगोनल कटिंग। कौन सी कटिंग कर रहे हैं? ऑर्थोगोनल कटिंग कर रहे हैं। और ऑर्थोगोनल कटिंग करने के लिए हमने एक प्लेन कंसीडर किया है, दैट इज नॉर्मल टू द मशीन्ड सरफेस। दैट इज नॉर्मल टू द मशीन्ड सरफेस। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को मैं कहता हूं कटिंग स्पीड। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टूल की स्पीड होती है, उसको मैं क्या कहता हूं? कटिंग स्पीड। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। जो आपकी चिप मूव करती है, इस डायरेक्शन में मूव करती है। किस डायरेक्शन में मूव करती है? इस डायरेक्शन में मूव करती है। विच मीन्स जो चिप वेलोसिटी का वेक्टर होगा वो नॉर्मल से अल्फा एंगल पर होगा। किस एंगल पर होगा? अल्फा एंगल पर होगा। और जो आपकी चिप मूव कर रही है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और जो चिप की वेलोसिटी है वो है वीसी। वो क्या है? वीसी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं व्हाट इज वीसी? वीसी इज द चिप वेलोसिटी। This is the chip velocity with respect to tool. With respect to tool है ये आपकी। क्लियर है? रिस्पेक्ट को टूल, मतलब टूल की रिस्पेक्ट में ये आपकी है जो वेलोसिटी है, वो चिप वेलोसिटी है। दैट इज टर्म्ड एज ए वीसी। दैट इज टर्म्ड एज ए वीसी। यहां पर एक शेयर प्लेन होता है। कौन सा प्लेन होता है? शेयर प्लेन होता है। और इस शेयर प्लेन का एंगल क्या होता है? फाई होता है। क्या होता है? फाई। अलोंग दिस शेयर प्लेन भी क्या होता है? चिप में कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होती है। चिप में कुछ ना कुछ क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी होती है। इधर वाला जो मटेरियल होता है वो वर्कपीस का होता है। इसके ऊपर वाला जो मटेरियल होता है वो चिप का होता है। किसका होता है? चिप का होता है। तो अलोंग द शेयर प्लेन, चिप में रिलेटिव मोमेंट होने के कारण विद रिस्पेक्ट टू वर्कपीस, उसमें भी कुछ वेलोसिटी होती है। उस वेलोसिटी को मैं डिफाइन करता हूं वीएस से। किससे डिफाइन करता हूं? वीएस से। तो ये जो आपका शेयर प्लेन है, अलोंग दिस शेयर प्लेन एक वेलोसिटी होगी वीएस। और वो वीएस क्या होती है? वीएस इज द चिप वेलोसिटी। चिप वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वर्कपीस। विद रिस्पेक्ट टू
वर्कपीस, विद रिस्पेक्ट टू वर्कपीस। ठीक है फ्रेंड्स, जो VC होता है उसे हम कहते हैं चिप वेलोसिटी, सिंपली चिप वेलोसिटी, और जो VS होता है उसे हम कहते हैं shear वेलोसिटी। क्या कहते हैं? shear वेलोसिटी। बस इनके नाम हैं। VC को हमने क्या कह दिया? चिप वेलोसिटी कह दिया, और VS को हमने क्या नाम दे दिया? shear वेलोसिटी नाम दे दिया। हालांकि VS क्या होती है? ये चिप की ही वेलोसिटी होती है, बट इट इज विद रिस्पेक्ट टू द टूल। सॉरी, VS क्या होती है? ये चिप वेलोसिटी होती है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द वर्कपीस, विद रिस्पेक्ट टू द वर्कपीस। नाउ लेट्स कम टू द इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सी स्टेट? इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा? ये जो आपका वेलोसिटी का जो डायग्राम बनेगा, इट विल बी ए क्लोज्ड ट्रायंगल, इट विल बी ए क्लोज्ड triangle. So now let's come to this diagram. Let's come to this diagram. This is V, this is VS. यहाँ पर एक हमें velocity चाहिए, and this velocity will be parallel to the velocity of VS. क्या मैं इस VS velocity vector को यहाँ से replace करके यहाँ पे ला सकता हूँ, ताकि मैं velocity का जो vector diagram है उसको addition कर सकूँ? क्या कर सकूँ? Addition कर सकूँ। तो जब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? VC को लाऊंगा, तो देखिए उसको किस एंगल पर लाना पड़ेगा? दिस इज द प्लेन पैरेलल टू द रेफरेंस प्लेन, और जो आपकी VS है ये अल्फा एंगल पर इधर जा रही है। सो दिस इज द अल्फा एंगल, दिस इज द अल्फा एंगल, एंड दिस इज VC और दिस इज VS। अगर हम बात करते हैं सिंपल मैथमेटिक्स की, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये एंगल कितना होगा? ये होगा, बताइए मुझे, ये कितना होगा? टोटल कितना होता है? 180। टोटल कितना होता है? 180 होता है। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस अल्फा माइनस 5, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपके 90 डिग्री प्लस का माइनस में, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस अंदर जाएगा तो प्लस अल्फा माइनस में 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 5 माइनस अल्फा, क्योंकि माइनस से माइनस 5 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस 5 माइनस अल्फा। अब अगर आपको साइन रूल पता है तो आप चिप वेलोसिटीज और कटिंग वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं साइन रूल क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल है यार, बहुत सिंपल है ये। V के सामने कौन सा एंगल है? 90 डिग्री माइनस 5 माइनस अल्फा। VC के सामने कौन सा एंगल है? 5। VS के सामने कौन सा एंगल है? 90 डिग्री माइनस अल्फा। बस यही साइन रूल लगाना है, जैसे आप लामी थ्योरम लगाते हो, सेम बिल्कुल वही कंसेप्ट है। V के बराबर क्या होगा? V डिवाइड बाय साइन रूल के अकॉर्डिंग साइन 90 डिग्री माइनस 5 माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस 5 माइनस में अल्फा। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू VC डिवाइड बाय साइन 5। दिस विल बी इक्वल्स टू VC डिवाइड बाय साइन 5, एंड इट विल बी इक्वल्स टू, अब कौन बच गया? VS। तो VS डिवाइड बाय साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा। अब हमें क्या करना है? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा? V डिवाइड बाय साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है, और थीटा की जगह क्या है? 5 माइनस अल्फा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू कोस 5 माइनस अल्फा। इट विल बी इक्वल्स टू VC डिवाइड बाय साइन 5, VC डिवाइड बाय साइन 5। इट विल बी इक्वल्स टू VC डिवाइड बाय कोस थीटा, और थीटा की जगह क्या है? अल्फा। दैट विल बी इक्वल्स टू VS डिवाइड बाय कोस अल्फा, VS डिवाइड बाय कोस अल्फा। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। अगर आप भूल जाते हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगुलर मेथड आप साइन रूल अप्लाई करके निकाल सकते हो। हालांकि आपने V और VC में जो रिलेशन था मैंने बताया था कि VC डिवाइड बाय V क्या होता है? साइन 5 डिवाइड बाय कोस 5 माइनस में अल्फा, और इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है आपका चिप थिकनेस रेशियो। क्या कहलाता है? चिप थिकनेस रेशियो कहलाता है। दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला यू शुड राइट इन योर फॉर्मूला शीट। ये फॉर्मूला आपको लिखना है। ये फॉर्मूला एज इट इज आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, एज इट इज एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो।
विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर आपको 3 चीजें गिवन हो तो 4th चीज जो आप निकालना चाहते हो वो निकाल सकते हो सकता है आपको VC गिवन हो और फाई गिवन हो तो आप अल्फा निकाल सकते हो। अगर अल्फा फाई गिवन हो और V गिवन हो तो VC निकाल सकते हो। तो मतलब 3 आपको नॉन होंगे और एक चीज आपको निकालनी पड़ेगी, वहां पर आपका ये फॉर्मूला यूज में आ सकता है। ये VS भी आपको निकालना पड़ सकता है, कोई भी निकालना पड़ सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन में जो अब तक जो क्वेश्चन आया है ये तीनों चीजें आई है, ये तीनों चीजें पूछी गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी पूछा जा सकता है। ये 4 ऑप्शन में दे रखे थे, अल्फा फाई को इधर उधर कर रखा था और आपको आंसर पता होना चाहिए। फ्री का आंसर है ये फ्री का आंसर है जो कि आपको मार्क्स दिलाएगा और मार्क्स दिलाने से आपकी रैंक क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो ओके फ्रेंड्स, आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। और अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, दैट इज द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन में आपको TS और VS की जरूरत होती है। अभी जो हमने शियर स्ट्रेन पढ़ा था वो सिंपली शियर स्ट्रेन था और शियर स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, बिकॉज यू नो दैट स्ट्रेन इज ए डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन की, किसकी, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन की, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी शियर स्ट्रेन डिवाइड बाय टाइम, शियर स्ट्रेन डिवाइड बाय टाइम। तो इट विल बी सेकेंड माइनस वन। ये शियर स्ट्रेन का रेट है, ना कि शियर स्ट्रेन है। क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होगा कि आपको शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करना है या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। तो जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है वो d गामा अपॉन dt होता है, या हम इसे लिख सकते हैं गामा डॉट। क्या लिख सकते हैं, गामा डॉट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है VS डिवाइड बाय TS, VS डिवाइड बाय TS, जहां पे VS क्या है, यह है चिप वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वर्कपीस, विद रिस्पेक्ट टू वर्कपीस। ये चिप वेलोसिटी ही है लेकिन ये वर्कपीस के रिस्पेक्ट में है और इसे हम कहते हैं शियर वेलोसिटी। क्या है, शियर वेलोसिटी। और TS क्या है, TS है आपका थिकनेस ऑफ प्राइमरी शियर जोन, थिकनेस ऑफ प्राइमरी शियर जोन। प्राइमरी शियर जोन की थिकनेस क्या है, आपको बस ये फॉर्मूला में पुट करना है और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन निकालना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को लेकर और फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, दिस इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं थिकनेस ऑफ द शियर जोन। ये जो थिकनेस होती है शियर जोन की, ये बहुत कम होती है, माइक्रोन्स में होती है, ठीक है। जो थिकनेस होती है शियर जोन की वो बहुत कम होती है और इसकी वैल्यू को आपको याद नहीं रखना है। हालांकि मैं आपको बताता हूं, इसकी जो वैल्यू होती है नॉर्मली ये होती है 10% ऑफ, 10% की जगह हम लिखते हैं 1/10 ऑफ लेंथ ऑफ शियर प्लेन, लेंथ ऑफ शियर प्लेन। तो जो शियर प्लेन होता है उसका 1/10 होता है और 1/10 का मतलब 10% ही होता है, ठीक है। तो 1/10 ऑफ द लेंथ ऑफ द शियर प्लेन। आपने देखा होगा शियर प्लेन की लेंथ बहुत ज्यादा थी और उसका केवल 1/10 पार्ट होता है आपका TS। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 25 माइक्रोन्स होती है। जो TS की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 25 माइक्रोन। कितनी होती है, 25 माइक्रोन्स होती है, मतलब 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर होती है। मतलब इतना छोटा होता है आपका प्राइमरी शियर जोन। इसलिए हम उसे क्या करते हैं, एज ए एनालिसिस हम उसे एक प्लेन कंसीडर कर लेते हैं जिसकी थिकनेस क्या होती है, 0 होती है। दैट्स वाई मैंने आपको बताया था कि 2 साइंटिस्ट थे, उनका एग्जांपल लेके बताया था कि शियर प्लेन करके भी अगर हम एनालिसिस करेंगे तो वो एक्चुअल कंडीशंस को मीट करेगा। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला, इस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला उठा के देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत न्यूमेरिकल बने हैं,
बहुत न्यूमेरिकल इस पर बने हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बने हैं, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक आपका कंप्लीट होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन,